पहला कौन सा है, बायोट सावर्ट लॉ? सर r is equal to tan theta था ना? नहीं ये equal to r के शांति रख तू, अब मैं पढ़ा रहा हूँ स्टार्टिंग से, तुम ध्यान दो बस, ठीक है? वो छोड़ दो, पिछला अगला सब छोड़ दो, पूरा पढ़ाता हूँ, इंटीग्रेशन भी सॉल्व कराता हूँ तुमको, डोंट वरी। एग्जाम में करना नहीं है, एग्जाम में रट के जाओगे तो अच्छा है, क्योंकि 3 मार्क के लिए तुम लोग 3 पेज का इंटीग्रेशन थोड़ी ना सॉल्व करोगे, है ना? और फिजिक्स का डेरिवेशन है, उसमें इंटीग्रेशन सॉल्व करने की ज़रूरत है वैसे, बट एग्जाम के हिसाब से नहीं है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो, बायोट सावर्ट लॉ क्या है वो पहले समझो। अगर कोई मेरे पास करंट कैरिंग वायर है, तो हमें पता है करंट कैरिंग वायर के आसपास क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर स्ट्रेट वायर होता तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से बताते हैं, इस तरह से। इस केस में ऐसा मैग्नेटिक फील्ड इस राइट हैंड थंब रूल से नहीं चलेगा, ठीक है? बट हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वायर को छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं, ठीक है? और हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ या नहीं? तो मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर को निकालने के लिए बायोट सावर्ट लॉ का यूज़ करते हैं। इफ़ यू हैव करंट कैरिंग वायर, ये ऐसा कोई तो शेप का वायर है, इसलिए मैंने ऐसा कुछ तो बना दिया शेप। इस वायर का जो छोटा सा एलिमेंट है, इस एलिमेंट का लेंथ लेंगे हम लोग DL वेक्टर, याद रखना ये लेंथ वेक्टर है छोटा सा। इस वेक्टर से लेटेस्ट से हमारा पॉइंट यहाँ पर है कहीं, तो ये मेरा पॉइंट ये है, और इसके वजह से इसके अंदर जो करंट जा रहा है I, मुझे बताओ वायर में से करंट I जा रहा है, तो इस एलिमेंट्स में से कितना करंट जाएगा, I या DI? I ही जाएगा। ये सीरीज कनेक्शन वाली केस है ना, ये टुकड़ा ले लो या यहाँ का टुकड़ा ले लो, सेम वायर है, सेम वायर में से सेम ही करंट जाएगा। आप छोटा टुकड़ा लो या बड़ा टुकड़ा लो, हर हिस्से में से करंट कैसा जाएगा, बराबर बराबर जाएगा, बिकॉज इट्स अ सीरीज कनेक्शन जैसी सिचुएशन है। अब यहाँ से इस DL वेक्टर के सेंटर से हमने एक R या फिर पोजीशन वेक्टर R बना दिया। R वेक्टर भी बना सकते हो यहाँ से यहाँ तक, दिस इज R वेक्टर। इस R वेक्टर और DL के डायरेक्शन में ये जो एंगल बन रहा है, यहाँ से DL की डायरेक्शन और R वेक्टर की डायरेक्शन के बीच का एंगल है थीटा, ठीक है? ये वाला एंगल थीटा, याद रखना, ये वाला नहीं है, ये वाला एंगल, ठीक है? तो मैग्नेटिक फील्ड इस छोटे से एलिमेंट की वजह से होगी dB, टोटल फील्ड तो B है, बट क्योंकि ये स्ट्रेट वायर नहीं है तो हम लोग एक छोटा एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, उसका डायरेक्शन निकालेंगे, फिर सबको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल वायर का आएगा। ऐसा ये जनरल प्रोसीजर होता है। तो हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इस छोटे एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे विच इज dB एट दिस पॉइंट, ठीक है? और उस dB का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि ये छोटा एलिमेंट स्ट्रेट है, हम उतना छोटा कर सकते हैं, भले कर्व्ड वायर हो, सर्कल शेप का भी वायर हो, उसको उतना छोटा कर सकते हैं कि हम उस एलिमेंट को स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकें, है ना? कितना भी छोटा लेंथ ले सकते हैं। तो ये मेरा स्ट्रेट वायर का एलिमेंट है, तो मैं इसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता सकता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कहाँ होगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी इनटू द पेज, इस पॉइंट पे, इसकी वजह से, सिर्फ इस अकेले की वजह से, सबके वजह से नहीं, सिर्फ इसकी वजह से। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो उसकी मैग्नीट्यूड होगी dB इक्वल टू सम कांस्टेंट विच इज़ μ0/4 पाई। सो dB इज प्रोपोर्शनल टू I। जितना करंट जाता है उतना मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, लॉजिकल है? करंट बढ़ा तो फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ता है। DL लेंथ वेक्टर को भी प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना लंबा वायर लेंगे उतना फील्ड का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा, और इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। जितना डिस्टेंस ज़्यादा उतना फील्ड कम, दूर जाओगे तो फील्ड वीक होता है, एंड इट इज़ ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। ये हो गया आपका बायोट सावर्ट लॉ। तो बायोट सावर्ट, ये दो साइंटिस्ट है, बायोट एंड सावर्ट, ठीक है? एक्चुअली नाम ये है बियो सवा, ऐसा उनका प्रोनाउंसिएशन है। हम लोग इंडियंस है ना, तो उनका नाम तो ख़राब करेंगे, तो हम लोग उनको क्या बोलेंगे, बायोट सावर्ट को, ठीक है? हमारे टीचर्स भी ऐसे ही बोलते थे, बट एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन अलग है, ठीक है? एनीवेज, उनके नाम से अपने को कुछ लेना देना नहीं, उनका लॉ इंपॉर्टेंट है। वेक्टर में अगर लिखना है, तो μ0/4 पाई तो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर I करंट है, वो भी स्केलर है, उसको बाहर निकाल लो। DL साइन थीटा, इसके साथ एक और वेक्टर होना चाहिए, तो इसके साथ जो वेक्टर है वो है R वेक्टर, DL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर। A क्रॉस B इज AB साइन थीटा, तो DL क्रॉस R इज R DL साइन थीटा, और अपॉन में R क्यूब, तो वो R और नीचे का R क्यूब कट होकर R² आएगा। तो इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, सही है? डायरेक्शन यहाँ पर कैसे डिसाइड होगी, DL क्रॉस R, देख लो, DL ऐसा है, R ऐसा है, DL क्रॉस R करोगे तो इनटू द पेपर आ रहा है क्या, राइट हैंड थंब रूल से भी वही डायरेक्शन आ रहा था, इससे भी वही डायरेक्शन आ रहा है, ठीक है? ये हो गया वेक्टर फॉर्म किसका, बायोट सावर्ट लॉ का। पूरे वायर का चाहिए तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे इसके ऊपर,
ठीक है। इंटीग्रेशन हम लोग कौन सी केसेस में कर सकते हैं? सिमेट्रिक केसेस में, मतलब कि अगर स्ट्रेट वायर है तो कर सकते हैं, सर्कुलर वायर है तो कर सकते हैं, ऐसा वायर है तो इंटीग्रेशन के लिए अपने पास फॉर्मूला नहीं है। सो किसका लिमिटेशन है, फिजिक्स का या मैथ्स का? मैथ्स का। इंटीग्रेशन हर चीज़ का नहीं कर सकते, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स का कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये फॉर्मूला हर केस में करेक्ट है, बट आप इंटीग्रेशन कर पाते हो या नहीं कर पाते ये आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। लॉ इज़ ट्रू इन ऑल केसेस, इट इज़ एप्लीकेबल इन सर्टेन केसेस, सिमेट्रिक केसेस, ठीक है। जैसे हमारा गॉस लॉ का था, गॉस लॉ तो ट्रू है हर जगह पे, बट एप्लीकेबल कहाँ है? सिर्फ सिमेट्री सिचुएशन में, और कुछ अनसिमेट्रिक केसेस में आप कर सकते हो, अनसिमेट्रिक को सिमेट्री कर दो, तो वो थोड़ा एडवांस चीज़ें आती है फिजिक्स में। बट एनीवेज इन जनरल आप सिमेट्रिक केसेस में इंटीग्रेशन कर सकते हो, ये आप ध्यान में रखो, है ना। तो यहाँ पर भी हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, कौन सा? स्ट्रेट वायर का, और दूसरा अगर होगा सर्कुलर का तो है नहीं, जाने दो, अदरवाइज सर्कुलर का भी कर सकते हैं, सर्कुलर वायर का, या फिर सर्कुलर आर्क होगा, सेमी सर्कुलर आर्क, तो उसके लिए भी हम लोग बायट-सावर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली आपको इंटीग्रेशन करना होता है इन सारे केसेस में, और इंटीग्रेशन जितना डिफ़िकल्ट सिचुएशन उतना डिफ़िकल्ट इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। चलो, तो अभी क्या करें, अब हम लोग ये स्ट्रेट वायर लेंगे इनफाइनाइटली लॉन्ग। कैसा वायर लेंगे? इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर लेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे। टेक्स्ट बुक वाली मेथड पढ़ाऊंगा जो कि लंबी और थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। एक आसान वाली मेथड थी जिसमें आप यही डेरिवेशन, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का डेरिवेशन आसानी से कर सकते थे, बट क्योंकि अपने टेक्स्ट बुक में नहीं है तो वो वाली मेथड हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग कौन सी करेंगे? टेक्स्ट बुक में जो भी है वैसा मेथड करेंगे, ठीक है। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर लेंगे और उसके सामने किसी डिस्टेंस r पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, और फॉर्मूला क्या आएगा? अल्टीमेटली फॉर्मूला आएगा μ0 I/2πr। ये रिजल्ट आएगा, r इज दिस डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, ठीक है। ये अपना फाइनल रिजल्ट आएगा, और इस रिजल्ट को हम लोग बायट-सावर्ट लॉ से निकालेंगे। लेटर ऑन पता चला कि भाई ये बायट-सावर्ट लॉ में इतना ज़्यादा इंटीग्रेशन आ रहा है, बच्चे इंटीग्रेशन कर करके थक गए, तो फिर एम्पियर ने सोचा चलो यार बच्चों को ज़रा उनकी ज़िंदगी में खुशी लाते हैं, तो एम्पियर ने अपना लॉ बनाया, इंटीग्रेशन b/dl = μ0 टाइम्स I, और इससे जो मैं अभी डेरिवेशन कराने वाला हूँ वो 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। मैं सेम डेरिवेशन को दोनों मेथड से पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि ये अपने बुक में आगे आने वाला है, तो मैं अभी पढ़ा दूंगा इसके बाद तुरंत ही कि क्या इंप्रूवमेंट किया एम्पियर ने, क्यों अपना लॉ दिया नया। ये था ही ना ऑलरेडी, कूलॉम का भी लॉ था ही, गॉस ने अपना लॉ क्यों दिया? तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन को आसान करने के लिए। वैसे देखेंगे एम्पियर्स लॉ जो है वो इस डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को आसान कर देगा, ठीक है। तो पहले डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम तो पढ़े, फिर उसको आसान करते हैं। ये लिखना है क्या? लिखना है तो लिख लो, बायट-सावर्ट लॉ। अब इसका यूज़ करेंगे और एक स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का मतलब क्या है? हाँ, और वो कैसा है? स्ट्रेट वायर है। तो एप्लीकेशन है इसका, एप्लीकेशन टॉपिक कौन सा है? इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। वायर कैसा है? स्ट्रेट वायर, तभी ये डेरिवेशन चलेगा। अगर कर्व्ड वायर है, आर्क है, तो उसके लिए अलग अलग डेरिवेशन है। हाँ पूछो। अगर कोई एक वायर हो तो उसको सर्कल में, सर्कुलर शेप में अटैच कर दो तो इनफिनाइट होगी? नहीं होगी। हमने क्या बोला है? इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। हाँ, आप उसका स्पाइरल बना दो तो वो अलग केस बन जाएगा, वो सोलेनॉइड बन जाएगा। अरे नहीं, मैं ऐसे जस्ट पूछ रहा हूँ कि अगर एक वायर को सर्कुलर लूप में कनेक्ट कर दो। नहीं ना, इनफाइनाइट कैसे होगा? उसका एंड पॉइंट नहीं है ना, तो क्या हुआ? इनफाइनाइट का मतलब उसका जो एंड पॉइंट है वो इन्फिनिटी पे है, एंड पॉइंट नहीं है ऐसा नहीं होता उसका मतलब। एंड इज एट इन्फिनिटी। हो बरोबर नाही, पण मग आपण इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर बोलतोय, ठीक है। और इसका फिजिक्स में मतलब क्या होता है इसका, वो मैं समझाता हूँ। ये मेरा वायर है, ठीक है, इसका एंड दिख रहा है आपको, वहाँ से दिख रहा है। आप थोड़ा, मैं और बड़ा बना देता हूँ, अभी भी इसका लेंथ आपको एंड पॉइंट्स दिख रहा है। ये आप हो, लेटर से आप यहाँ से देख रहे हो, एंड पॉइंट्स दिख रहे हैं, मतलब ये आपके लिए फाइनाइट वायर है। और नज़दीक चले जाओ, अब जब आप यहाँ से देखोगे तो आपके लिए वायर ऊपर देखो या नीचे देखो इनफाइनाइट दिखेगा। ये होता है फिजिक्स में मतलब इनफाइनाइट वायर का मतलब, आप जहाँ पर से उसका मैग्नेटिक फील्ड मेजर कर रहे हो उस पॉइंट के डिस्टेंस के कंपैरिजन में लेंथ ऑफ वायर जो है
वो बहुत 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 ज़्यादा है, ये उसका मतलब होता है इनफाइनाइट का, ठीक है। क्योंकि इनफाइनाइट ये नंबर नहीं है, समझो, इनफाइनाइट ये कोई फिक्स नंबर नहीं है। जैसे मैंने बोल दिया 100 या 1000 ये फिक्स नंबर है, इनफाइनाइट ये फिक्स नंबर नहीं है। अगर मेरा वायर 10 किलोमीटर लंबा है और मैं 1 मिलीमीटर की दूरी से उसको देख रहा हूँ, उसका मैग्नेटिक फील्ड देख रहा हूँ, तो उस केस में आई कैन से दैट ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। इवन अगर 1 मीटर लंबा वायर है और मैं 1 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे देख रहा हूँ तो भी मैं उसको इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर बोल सकता हूँ, क्योंकि 1 मीटर और 1 मिलीमीटर में कितना फ़र्क है, ये 10⁻³ मिलीमीटर होता है 1 मीटर, मतलब 1000 टाइम्स बड़ा। तो ऐसे केसेस में हम लोग ये अप्रोक्सीमेशन चल रहा है, सो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हो गया फिजिक्स के हिसाब से, ठीक है। रियल में इनफाइनाइट किसको बोलेंगे ना, जैसे कि अपना यूनिवर्स है उसका साइज़ इनफाइनाइट बोलते हैं हम लोग। इनफाइनाइट मतलब कितना, सो देयर इज़ नो फिक्स नंबर, है ना। आप जहाँ तक देख सकते हो वहाँ तक आप उसको इनफाइनाइट बोल दोगे। अगर आप उसका नहीं मेजर कर पा रहे हो एक्सट्रीम्स तो उसको इनफाइनाइट बोलते हैं, है ना। ये फिजिक्स में उसका ये मतलब होता है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट प्लेन शीट। इनफाइनाइट प्लेन शीट मतलब क्या, तो ये बोर्ड है, इस बोर्ड को देख रहा है, आपको कॉर्नर्स दिख रहा है, आपको उसका डायमेंशंस दिख रहा है। वहाँ से जब आप यहाँ खड़े हो जाओगे और बोर्ड को देखोगे तो आपको हर तरफ बोर्ड नज़र आएगा, तो आप बोल सकते हो कि ये क्या है, इनफाइनाइट प्लेन शीट है, ठीक है। सर ऐसे तो अर्थ भी हमें नहीं दिखता। हाँ, अर्थ के सरफेस पे हम लोग घूमते हैं, हमको अर्थ के एजेस नहीं दिखते, तो हमारे लिए अर्थ इनफाइनाइटली लार्ज है अर्थ के सरफेस पे से देखोगे तो। अगर आप वही अर्थ को देखने के लिए स्पेसशिप में या किसी सैटेलाइट में चले जाओगे तो आपको अर्थ राउंड शेप का दिखेगा। अभी हमें अर्थ राउंड क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि हम उसके क्लोज है। ये वाला अप्रोक्सीमेशन वहाँ भी लग रहा है, दिसते ना खूप लांब म्हणजे स्पेसशिपमध्ये जावं लागेल किंवा सॅटेलाइटमध्ये जावं लागेल। आप कुछ 200-300 किलोमीटर ऊंचाई पे चले जाओ ना, फिर अर्थ का राउंड शेप दिखने लगता है, अर्थ का राउंड शेप दिखने लगता है। प्लेन से इतना राउंड नहीं दिखता है। आप और ऊपर जाओगे, फ्लाइट जो है ना वो कुछ 15,000 फीट तक ही जाती है, मतलब माउंट एवरेस्ट का डबल, 8 दूने 16-17 किलोमीटर ऊपर जाती है। मैं 100, 200, 300 किलोमीटर ऊपर जाने की बात कर रहा हूँ। तब आपको अर्थ राउंड थोड़ा बहुत दिखेगी, जितना दूर जाओगे उतनी ज़्यादा राउंड दिखेगी अर्थ, ठीक है, वैसा है। चलो ठीक है, अभी अपन अपना डेरिवेशन कर लेते हैं। रिजल्ट क्या आएगा, तो रिजल्ट ये आने वाला है, ठीक है, μ0I/2πr ऐसा कुछ तो रिजल्ट आएगा। चलो, तो मेरे पास कैसा वायर है, ऐसा इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब क्या हो रहा है, इस वायर का लेंथ उसके जितनी दूरी पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो इस पॉइंट पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। लेट अस से दिस डिस्टेंस, अपने टेक्स्ट बुक के सिम्बॉल्स यूज़ करेंगे। सो लेट अस से दिस डिस्टेंस इज r। थोड़ा मैं डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है, समझने के लिए। यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, dB का इंटीग्रेशन करके B निकलेगा, तो लेट अस राइट B, ठीक है। अब यहाँ लेंथ एलिमेंट लेना है, तो ये छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ पर। दिस इज योर लेंथ एलिमेंट dl। ये आपका y एक्सिस ले लो, कंसीडर दिस एज y एक्सिस, कर सकते हैं y एक्सिस कंसीडर इसको। और ये जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, लेट अस अज्यूम दिस डिस्टेंस एज l। ये इसको ओरिजिन ले लो। मुझे बताओ, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, तो ओरिजिन के ऊपर जितना लेंथ होगा ओरिजिन के नीचे भी उतना ही लेंथ होगा, सिमेट्री है ना। इनफाइनाइटली लॉन्ग है मतलब ऊपर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, नीचे भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो मैं इसको सिमेट्रिक ले सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, ओरिजिन से ऊपर वाला वायर जो है उसके लिए मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा। अब मुझे उसका डायरेक्शन पहले लॉजिक से बताओ। करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, स्ट्रेट वायर है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर, अंदर की तरफ, इन सारे कॉन्ट्रीब्यूशन है। यहाँ नीचे वाले कॉन्ट्रीब्यूशन भी करंट ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बोर्ड ही होने वाला है। तो मैं नीचे तो बाहर की तरफ होगा। करंट का डायरेक्शन कहाँ पर है, करंट का डायरेक्शन कहाँ है, करंट का डायरेक्शन कहाँ पर है, नीचे होगा ना। करंट का डायरेक्शन देखो कहाँ ड्रॉ होगा है, ना। क्यों नीचे, क्यों, जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। किसने बोला, मैंने बोला ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। मैंने क्या बोला, ओरिजिन यहाँ लेना है, ओरिजिन कहाँ लेना है ये अपना चॉइस होता है। जरूरी थोड़ी ना है कि ओरिजिन से ही सब स्टार्ट हो, ओरिजिन कहाँ लेना है ये अपना चॉइस है। मैंने ओरिजिन यहाँ लिया है बीच में वायर का,
और वायर का बीच हम लोग बता ही नहीं सकते क्योंकि इन्फिनिटी लॉन्ग है। किसी भी पॉइंट को ले लोगे तो दैट विल बी मिड पॉइंट, क्योंकि इन्फिनिटी है, ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, तो एनी पॉइंट इज मिड पॉइंट। तो ये मेरा पॉइंट है जो मेरा ओरिजिन है, ठीक है। इस पॉइंट से मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ इस वायर की वजह से। ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है ऐसा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। करंट ऊपर की तरफ है, ऊपर वाला सेक्शन ले लो, मैग्नेटिक फील्ड कैसा जा रहा है, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से अंदर जा रहा है। नीचे वाला सेक्शन ले लो, इसके लिए भी सेम ही सिचुएशन है क्योंकि करंट का डायरेक्शन सेम है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसका ले लो या इसके ले लो, सेम है। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dB। ये इंटीग्रेशन dB किसका है, इंटीग्रेशन dB है मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूशन ड्यू टू अपर पोर्शन ऑफ वायर, ठीक है। ऊपर वाले हिस्से का मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूशन इंटीग्रेशन dB है, क्योंकि हर एक हिस्से का dB और उसका इंटीग्रेशन दैट विल बी इंटीग्रेशन dB, वो इसका हो गया। नीचे वाले का भी सेम और डायरेक्शन सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड का टोटल मैग्नीट्यूड इसका डबल होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब ये अपने पास टास्क बचा है इंटीग्रेशन dB निकालना है। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लो। इंटीग्रेशन dB निकालने के लिए पहले तो आपका बायट-सावर्ट लॉ यूजिंग कौन सा लॉ, पहले dB निकालते हैं यूजिंग बायट-सावर्ट लॉ, ठीक है, बियो-सावर्ट लॉ। क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 लॉ बताओ। मैग्नीट्यूड ही तो निकालना है, डायरेक्शन तो अपने को पता ही है। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ये है मैग्नेटिक फील्ड का, क्या है डायरेक्शन, क्रॉस इनटू द पेपर। अच्छा, म्यू नॉट अपॉन 4 आई dl अपॉन आर स्क्वायर। आर कौन सा, कैपिटल या स्मॉल, डायरेक्ट डायग्राम में देखो, ये वाला डिस्टेंस है इस dl का, इससे डिस्टेंस है r, इस dl का इस पॉइंट से डिस्टेंस है r, और ये एंगल है थीटा। तो आई dl साइन थीटा अपॉन r कौन सा, ये वाला, ठीक है। ये हो गया अपना बायट-सावर्ट लॉ। क्लियर है। ये वैल्यू हम लोग इधर डालने वाले हैं। थोड़ा सा मैथमेटिक्स और कर लेते हैं। ट्राइंगल में देख लो, स्मॉल r को हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या, स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये कौन सा थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। और दूसरी चीज़ साइन ऑफ थीटा, ये वाला, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, ये भी लिख सकते हैं क्या। अब पाई माइनस थीटा कौन सा एंगल है, ये, बट हमें पता है साइन ऑफ थीटा इज साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। और साइन ऑफ पाई माइनस थीटा का वैल्यू यहाँ ट्राइंगल में देखो, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा कितना, तो ये एंगल का साइन कितना, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, सो कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। ये हो गया ज्योमेट्री, थोड़ा सा ज्योमेट्री कर लिया अपन ने। इनको भी इक्वेशन देना है, तो इक्वेशन नंबर 1 इसको दिया है, इसको 2 दे देते हैं और इसको 3 दे देते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें क्या करना है, बस ये वैल्यूज़ यहाँ पर डालनी है और हो गया अपना काम, फिर इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, ठीक है। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी 2 टाइम्स इंटीग्रेशन dB। इंटीग्रेशन dB विल बी, अगली लाइन में लिखते हैं, इंटीग्रेशन dB विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 आई dl साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक। अब वैल्यूज़ डाले सारी, साइन थीटा भी तो देख लो, साइन थीटा का वैल्यू है R अपॉन R। क्या हो गया, क्या हो गया, काहे निकाले, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन dB है। ये वैल्यू मैंने यहाँ लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 का वैल्यू मैंने 1 में डाला है, बस और कुछ नहीं किया। अब हम लोग ये वाला डालेंगे, 3 का वैल्यू डालेंगे यूजिंग इक्वेशन 3, b इक्वल टू 2 म्यू नॉट अपॉन 4 को बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है, बाहर निकालो, dl कांस्टेंट नहीं, अंदर रखो, dl कांस्टेंट नहीं, ये लेंथ जो है ये हमारे ऊपर है ना, l भी वेरिएबल है, हर पॉइंट के लिए l अलग है, ठीक है। थीटा भी वेरिएबल है, dl साइन थीटा की वैल्यू बताओ पहले, डायग्राम यहाँ देख के, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r का वैल्यू कितना है, सो अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, साइन थीटा को लिख दिया मैंने R स्क्वायर एज इट इज, साइन थीटा को लिख दिया कैपिटल R अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये क्या है, ये साइन थीटा है, ये कौन सा टर्म है, यहाँ लिख देता हूँ साइन थीटा, ठीक है। और ये 1/r स्क्वायर है, R स्क्वायर का भी मेरे पास वैल्यू है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। एक ही स्टेप में समझ में आ रहा है सब कुछ।
बुक में मत देखो, अब यहाँ पर ही देखो, बुक में मत देखो नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, यहाँ तक की स्टेप देख लो, समझ में आ रहा है क्या? मैंने 2-3 स्टेप एक ही इसमें कर लिया है। आगे बढ़े। अब 2 1 2 2 2 4 हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। ठीक है, इंटीग्रेशन में आर डी एल, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर हाफ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1 प्लस हाफ कितना होता है? पावर्स ऐड होंगे ना, 1 प्लस हाफ हो जाएगा 3/2। अब ये जो इंटीग्रेशन है इसको सॉल्व करना है अपने को। ठीक है, इसको हमने स्टार्टिंग में भी किया था, वापस से करेंगे। ये इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो आंसर आता है 1/r²। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे तो आप लिखोगे वी नो इंटीग्रेशन, आर तो बाहर गया, dl अपॉन r² प्लस l² रेज टू 3/2 इज 1/r²। ये आप लर्न करोगे एग्जाम के लिए। ठीक है, अभी मैं ये आपको साइड बाय साइड सॉल्व करके दिखा दूंगा, बट ये आप लर्न करोगे, सॉल्व नहीं करोगे एग्जाम में, क्योंकि ये सॉल्व करोगे तो पेपर रह जाएगा तुम्हारा। ये डालेंगे यहाँ पर तो आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई, ये वाला आर। इस इंटीग्रेशन का आंसर आया 1/r²। ये आर और ये r² कट हो गया तो आपका आंसर आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, जो कि अपना आंसर था। देखो, ठीक है। अब इंटीग्रेशन थोड़ा सा मैं वर्कआउट करके दिखा देता हूँ साइड में। क्लियर है यहाँ तक? एक बार डेरिवेशन देख लो ध्यान से, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये फॉर्मूला हमने डायरेक्ट डाला है, इसको सॉल्व नहीं किया, यहाँ कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं सॉल्व इसको। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन dl अपॉन r² प्लस l² रेज टू 3/2। एग्जाम में लिखना नहीं है, इसको सॉल्व हम यहाँ करेंगे, सब्सटीट्यूशन करेंगे, पुट। क्या पुट करेंगे? तो r इक्वल टू, देख लो बुक में क्या पुट करना है, l इक्वल टू r tan थीटा डालना है। सर ये क्यों हुआ बताओ? हाँ, सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूशन है बस, वो फिगर नहीं कर, फिगर में भी देखने की जरूरत नहीं है, ये सब्सटीट्यूशन है सीधा सीधा। हम लोग क्या कर रहे हैं पता है? हम लोग ना इस l को r tan थीटा सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, या फिर इसको थीटा की जगह आप फाई लिख लो, मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा। उस थीटा और इस थीटा में कोई रिलेशन नहीं है, रिलेशन लगाओ मत। सर फर्स्ट टाइम आपने जब ट्रायंगल बनाया था, बताता हूँ ना, ये वाला भी बता देता हूँ एंगल। अगर ट्राइंगल में ही चाहिए तो l इक्वल टू r tan थीटा चाहिए ना, तो यहाँ पर ये वाला फाई एंगल ले लो, ये वाला फाई एंगल ले लो। tan थीटा बताओ यहाँ पर कितना आ रहा है? ये फाई एंगल के हिसाब से tan फाई कितना आ रहा है? एक ट्राइंगल में देख लो tan फाई कितना आ रहा है? l अपॉन कैपिटल R आ रहा है। सो l इक्वल टू क्या लिखेंगे? थीटा नहीं, फाई। थीटा और फाई अलग अलग एंगल्स है, वो सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है। हां, अरे तुम्हाला कन्फ्युजन नको म्हणून मी सिम्बॉल चेंज केला। हां, मग केलं ना, ते करून दाखवतो ना परत, रेकॉर्डेड नहीं म्हणून करू ना परत, काय फर्क पड़ता? 2 मिनट लगेगा। अभी एक बार कर लिया तो अपने को पता है वो क्या करना है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, dl, r तो कांस्टेंट है, tan का इंटीग्रेशन, tan का डेरिवेटिव बताओ, sec² फाई d फाई। ठीक है, अब मैं सिंबल्स चेंज कर रहा हूँ बस थोड़े से। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो हमें एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है। दूसरा वेरिएबल अपना फाई है, ज़रूरी नहीं कि वो अपने ट्राइंगल का ही हो, है ना। ट्राइंगल में चाहिए था इसलिए मैंने दिखाया, अदरवाइज नहीं भी होगा तो भी चलता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड है बस। तो एक वेरिएबल l था, उसको हमने दूसरे वेरिएबल फाई में कन्वर्ट किया, जिससे ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। इसको इधर डाल देंगे तो dl हो जाएगा आपका कितना? dl हो जाएगा r sec² फाई d फाई, और नीचे r² तो एज इट इज़ l² की जगह ये डाल देंगे r² tan² फाई। और मुझे बताओ इसमें से r² कॉमन आ जाएगा, है ना, और रेज टू 3/2 भी है, तो इंटीग्रेशन r sec² फाई d फाई अपॉन r² रेज टू 3/2 कितना होता है? r² रेज टू 3/2, r² रेज टू 3/2 कितना होता है? r³। और ये बचेगा 1 + tan² फाई, 1 + tan² इज sec² फाई पावर 3/2। ये कितना हो गया? ये भी 2 कट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? sec³ हो जाएगा। ठीक है, एक ही स्टेप समझ में आ रहा है? साथ साथ कर रहे हैं हम लोग। अब लिमिट्स की भी बात कर लेते हैं। r और ये स्क्वायर हो गया यहाँ पर, तो 1/r² बाहर आ गया। इंटीग्रेशन में क्या बच रहा है? sec² अपॉन sec³ इज 1/sec फाई d फाई। 1/sec होता है कॉस,
तो ये हो गया इंटीग्रेशन कॉस फाई डी फाई, छोटा हो गया अपना इंटीग्रेशन, और ये कांस्टेंट है इसलिए उसको कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए लिमिट्स पता होनी चाहिए। लिमिट्स फाई के लिमिट्स यहाँ से मिलेंगे, यहाँ से। एल के लिमिट्स क्या थे वो पहले देखो। एल के लिमिट्स यहाँ पर डाले नहीं है मैंने। एल ये है, एल ये डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस 0 है, मैक्सिमम डिस्टेंस ऊपर की तरफ इन्फिनिटी है, तो लिमिट 0 से इन्फिनिटी है। समझ में आ रहा है? लिमिट 0 से इन्फिनिटी क्यों है? ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, यहाँ पर लिमिट्स चेंज होंगे क्योंकि हमने वेरिएबल चेंज किया तो लिमिट्स भी चेंज करना पड़ता है। एल 0 डाल दो यहाँ पर, एल 0 डाल दोगे तो tan फाई इक्वल टू 0। tan फाई कब 0 होता है? tan की वैल्यू कब 0 होती है? 0 को। तो ये जो हमारा फाई का लोअर लिमिट आ गया वो 0 आ गया। अपर लिमिट इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी इक्वल टू tan फाई, tan 90 इन्फिनिटी होता है, तो ये 90 हो जाएगा। 90 मतलब π/2, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन में रेडियन यूनिट से लेते हैं। 0 to π/2, 0 to π/2, इधर आ जाएगा 0 to π/2। कॉस का इंटीग्रेशन बताओ, कॉस का इंटीग्रेशन साइन फाई, लिमिट्स आएंगे 0 to π/2, सॉरी π/2, ठीक है, 1/r²। साइन 90, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन फाई, साइन π/2 माइनस साइन 0, सो दिस इज 1 माइनस 0 1 हो गया। सो आंसर क्या आ गया? 1/r² आपका आंसर आ गया, जो कि हमने यहाँ डाला हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम में इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस यही लिखो। इसके लिए कितने मार्क्स आएंगे? 3। लेकिन ये लिखने के लिए आपको ये रटा होना चाहिए कि इस इंटीग्रेशन का आंसर 1/r² आता है, फाइनल रिजल्ट ही आता है, ख़त्म, है ना। इतना कुछ कष्ट करने की ज़रूरत नहीं, लिखो।